नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रणाम देवभूमि। मैं हूं आपके साथ उन्नति भटनागर। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ, जहां चंपावत में विशेष कार्यक्रम में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की। स्मार्ट स्कूल स्मार्ट ब्लॉक का ये कार्यक्रम, जहां इस कार्यक्रम का संपर्क फाउंडेशन ने शुभारंभ किया, तो वहीं सीएम धामी भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहे और उन्होंने क्या कुछ कहा है इस दौरान आपको वो सुनवाते हैं। देश का ये हमारा पहला जनपद चंपावत होने जा रहा है, जहाँ सभी विद्यालयों में ये संपर्क फाउंडेशन के माध्यम से सभी जगह स्मार्ट क्लासेज और जितने भी अभी यहाँ पर आप सबके सामने ये डेमो दिखाया गया, जिन सामाजिक उद्देश्यों के लिए संपर्क फाउंडेशन स्थापित किया गया था, मुझे लगता है कि अभी तक अनेकों सामाजिक कार्यों को ये संस्था लगातार करने में सफल रही है। और भाइयों बहनों, स्वर्गीय जनक नायक जी ने शायद इस संस्था का नाम संपर्क संस्था के कार्यों को परिभाषित करने के उद्देश्य से ही रखा होगा, क्योंकि संपर्क का उद्देश्य होता है जुड़ना और समाज के हर वर्ग को, वंचित और हाशिए पर रह रहे लोगों को उनके जीवन में हर प्रकार से सकारात्मक रूप से एक नया परिवर्तन लाना, नया बदलाव लाना। यह कहीं न कहीं जो संपर्क फाउंडेशन का उद्देश्य है उसको सार्थक करता है। अपने जो इन्होंने लक्ष्य लिए, उन लक्ष्यों को प्राप्ति के लिए इस संस्था ने अनेकों शैक्षिक जगत में जिस संपर्क स्मार्ट शाला की नींव रखी थी, वो आज लगातार बढ़ रहा है। रुद्रपुर से अब खबर, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी ने विकास कार्यों की समीक्षा की है और मौके पर पहुंचकर उन्होंने निरीक्षण भी किया है। जहां कुलपति सचिवालय, प्रशासनिक भवन, सभागार पहुंचकर विधानसभा क्षेत्र लालकुआ, भीमताल, नैनीताल, कालाढूंगी, काशीपुर, गदरपुर, रुद्रपुर विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न विकास कार्यों की प्रगति के संबंध में समीक्षा बैठक की है। आपको बता दें, इस प्रकार की बैठक के आयोजन पर विधायकों ने सीएम का आभार भी व्यक्त किया है। अधिकारियों से ही हमने काम हम लोग उत्तराखंड के राज्यपाल गुरमीत सिंह रुड़की आईआईटी पहुंचे, जिस दौरान विशेष कार्यक्रम में उन्होंने शिरकत की। नेशनल टेक्नोलॉजी डे के उपलक्ष्य में आयोजित हुआ था ये कार्यक्रम, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि राज्यपाल गुरमीत सिंह शिरकत की उन्होंने। वहीं सुरक्षा के लिहाज से चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात किया गया। आपको बता दें कि सबसे पहले राज्यपाल ने आईआईटी में स्थित अनुश्रुति स्कूल पहुंचकर बच्चों से मुलाकात की, साथ ही दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की भी शुरुआत की। टेक्निकल डे है और आईआईटी रुड़की में आकर नेशनल टेक्नोलॉजी डे को सेलिब्रेट करना और हमारे क्या सपने हैं टेक्नोलॉजिकल इलाके के अंदर में और क्या संकल्प हैं, इनके बारे में बहुत डिटेल से बात की। और सच कहूँ तो जो आईआईटी रुड़की है, इनका जो हिस्टोरिकल लेगेसी है, जिस प्रकार से इन्होंने राष्ट्र के निर्माण के अंदर में टेक्नोलॉजी की मदद की है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा कीर्तिमान है। मैं अक्सर आईआईटी रुड़की के अलुमनी से मिलता रहता हूँ और उनके बहुत खुशी होती है देखकर कि उन्होंने जीवन में क्या किया है, क्या सीखा है। और आज जो मैंने देखा कि किस प्रकार से रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर में एक बहुत ख़ास प्रायोरिटी है, और ये भी देखा कि किस प्रकार से यहाँ पर जितने स्टूडेंट हैं उनके वेलनेस के बारे में, उनके वेलफेयर के बारे में, और उनको किस प्रकार से ऐसे वातावरण दिया जाए ताकि उनकी जो रिसर्च है, उनकी जो टेक्नोलॉजी का बेस है, वो पूरे देश को एक मदद करेगा। देखिए, अभी जो वक्त है, जो समय है, ये पूरे भारत के लिए एक ट्रांसफॉर्मेशन का, मॉडर्नाइजेशन का, विकास का और प्रगति का है। इसके अंदर में टेक्नोलॉजी एक मुख्य भूमिका निभाने वाला है और मुझे बहुत खुशी है कि हमारे आईआईटीज़ के जो स्टैंडर्ड हैं, जिस प्रकार से वो रिसर्च कर रहे हैं, जिस प्रकार से वो समाधान ढूंढ रहे हैं, वो अपने आप में एक बहुत ही बड़ा है। आज मैंने ख़ास तौर पर बहुत खुशी होती है देखकर कि उन्होंने साइबर के इलाके में क्या क्या हासिल किया है।
सिविल इंजीनियरिंग के बारे में क्या हासिल किया है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में, और ख़ास आज मैंने अभी देखा कि किस प्रकार से ड्रोन को हम अपने प्रगति के साथ में मिला रहे हैं। मुझको ऐसा लगता है कि 21st सेंचुरी और जो इस सेंचुरी का तीसरा दशक, यानी कि ये जो पल है, ये भारत का पल है, ये उत्तराखंड का पल है। और जिस प्रकार से हमारी IIT रुड़की कार्य कर रही है, मुझे पूर्ण विश्वास है कि हम सबको विश्व गुरु बनने से, विकसित राष्ट्र बनने से और मसूरी में श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गई और इस दौरान राज्य आंदोलन में जो बलिदानी थे उनको याद किया गया और उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस दौरान वरिष्ठ राज्य आंदोलनकारी SP चमोली ने बताया कि सुशीला बलूनी और उनकी शिक्षा दीक्षा एक साथ हुई है। सुशीला बलूनी शुरू से ही प्रदेश के विकास को लेकर चिंतित रहती थीं और उत्तराखंड राज्य आंदोलन में उन्होंने कई यातनाएं सही और महिलाओं में उत्तराखंड राज्य के निर्माण की अलख जगाई, जिस कारण उत्तराखंड राज्य के निर्माण में महिलाओं ने बढ़ चढ़कर प्रतिभाग किया है। कि जो उत्तराखंड राज्य का जो आंदोलन हुआ और जो निर्माण हुआ, उसमें मातृशक्ति की भूमिका सबसे आगे रही है। और मातृशक्ति का जो ध्वजवाहक कोई था तो वो हमारी जो ताई के नाम से प्रसिद्ध थी, सुशीला बलूनी जी रही हैं। और उनका पूरा जीवन संघर्ष में बीता है। 84 साल की वो थी। उनका पूरा जीवन समाज सेवा में, राज्य के हित में लगातार उसी में बीता है और अंत समय तक भी जो सांस लेती रही। अभी कुछ दिन पहले ही हमारी भी एक मुलाकात हुई थी प्रोग्राम में, तो हर समय चिंता इस राज्य की थी कि जो राज्य हमने बनाया है, जो सपनों को लेकर राज्य बनाया है, वो राज्य हमसे कहीं छूट रहा है। उनकी चिंता ये थी कि जो राज्य हमने जो लक्ष्य लेके चले थे वो कहीं बन रहा, कोई कमी है उसमें, तो उस राज्य को बनाने का उनका लक्ष्य था और उसी को हम याद कर रहे हैं। उनके बताए हुए जो उनका लक्ष्य था, जो उनका चाहते थे राज्य ऐसा बने, उस राज्य के उनके बताए शख्सियत थी जो कि एक उत्तराखंड आंदोलन के लिए बहुत आधारशिला जिन्होंने रखी है क्षेत्र में। वो मेरी रिलेशन में भी जो है मौसी की लड़की थी और हम दोनों जो है जूनियर हाई स्कूल में राजगढ़ी में एक साथ 1955 से लेकर के 1958 तक साथ साथ पढ़े। तत्पश्चात उन्होंने आपके कालसी में अशोक आश्रम में उन्होंने फिर शिक्षा करके वहाँ से प्रेरणा लेकर के फिर यमुना घाटी में, क्योंकि पढ़े लिखे लोग थे नहीं, तो उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में उस समय से आंदोलन प्रारंभ किया। और जब 1960 में उत्तरकाशी जिला बना, जिसमें एक ही हाई स्कूल होता था उत्तरकाशी में, तो उन्होंने शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए उस समय से आंदोलन करने। कांग्रेस के बड़े नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत ने लोकसभा चुनाव हरिद्वार सीट से लड़ने के लिए अभी से ही वो सक्रिय नजर आ रहे हैं, लेकिन इस बीच यशपाल आर्य नेता प्रतिपक्ष ने निर्देश देते हुए कहा है कि जो भी पार्टी निर्देश देगी उसी का पालन किया जाएगा। दरअसल कांग्रेस के बड़े नेता और दलित चेहरे के रूप में पहचान रखने वाले यशपाल आर्य अल्मोड़ा लोकसभा सीट से पार्टी के निर्देशों पर लोकसभा चुनाव में उतर सकते हैं। हरीश रावत जी हमारे बहुत ही सीनियर लीडर हैं और पूरे प्रदेश में लगातार वह कांग्रेस को की मजबूती के लिए, कांग्रेस संगठन को ताकत देने के लिए और जो जन मुद्दे हैं पूरे प्रदेश के जो सवाल हैं उन विषयों को लेकर लगातार दौरे में भी रहते हैं। तो हरिद्वार भी उसी का, हमारे उत्तराखंड का एक पार्ट है, हिस्सा है और वहाँ के भी मसलात बहुत ज़्यादा गंभीर हैं। जिस तरह से कल इकबालपुर में हम लोगों ने धरना दिया, जो वहाँ के काश्तकार हैं, विगत 7 सालों से उन्हें गन्ने का भुगतान नहीं हो पा रहा है और सरकार हाथ खड़े कर रही है। इसी को लेकर जो किसान आंदोलन कर रहे हैं उनको समर्थन देने के लिए, उनकी आवाज़ को बल देने के लिए हम लोग वहाँ एकजुट। विकासनगर में एक बार फिर से मजार पर बुलडोजर चलाया गया है। अवैध रूप से ये मजार बनी थी, जिसके चलते बुलडोजर की ये बड़ी कार्रवाई की गई है। विधानसभा के सूदोवाला रोड पर नाले और अवैध बनी एक मजार को बुलडोजर से ध्वस्त किया गया। वहीं मौके पर तहसीलदार और एसडीएम सहित भारी पुलिस फोर्स तैनात रही।
ऋषिकेश एम्स में नौकरी की मांग को लेकर गार्ड्स अपने परिवार के साथ धरने पर बैठ गए हैं, जहां देहरादून को कूच करने की भी कोशिश की गई। इस दौरान पुलिस ने देहरादून रोड पर जंगलात बैरियर के पास सिक्योरिटी गार्ड्स को रोक दिया, जिसके बाद नाराज गार्ड्स ने पुलिस के खिलाफ नारेबाजी कर जमकर हंगामा किया। सिक्योरिटी गार्ड्स का आरोप है कि वे वरिष्ठ राज्य आंदोलनकारी सुशीला बलूनी को श्रद्धांजलि देने के लिए जा रहे थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें जाने नहीं दिया। देवभूमि को ड्रग्स फ्री बनाने की सरकार की कोशिश और बड़ा अभियान लगातार जारी है। प्रशासन इस ओर सतर्क है, जहां ड्रग्स फ्री देवभूमि मिशन 2025 अभियान को सार्थक बनाने के लिए एसएसपी हरिद्वार अजय सिंह द्वारा कोशिशें जारी हैं। कड़े दिशा निर्देश का पालन किया जा रहा है। तो वहीं क्षेत्राधिकारी जूही मनराल ने कहा है कि कोतवाली प्रभारी थाना प्रभारियों को सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं। इन दिनों जिले में बढ़ते नशे को लेकर लगातार ही पुलिस टीम द्वारा कार्रवाई की जा रही है। बढ़ते नशे को रोकने के लिए हमारी टीम निरंतर प्रयास कर रही है। पुलिस के द्वारा समय समय पर लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है। यहाँ नशे का कारोबार बहुत ज़्यादा चल रहा है हमारे वार्ड में। छोटे छोटे बच्चे इसमें पी के परेशान हो रहे हैं, उनके माँ बाप परेशान है बेचारे। अब बताओ क्या करें। आज क्या है तो ये कहना कि रोज़ पकड़ रहे हैं, रोज़ जेल भेज रहे हैं, वीडियो बनाए, लेकिन फिर भी नशा उनमें दूसरे में पकड़ जाती है तो दूसरे बेचने लगते हैं। हम ये चाहते हैं कि हम लोग की कोशिश ये रहती है कि हम लोग जनता के बीच जाकर उनकी समस्याएं सुने, और क्योंकि इन समस्याओं में सबसे ज़्यादा जो पीड़ित वर्ग है वो महिलाओं का होता है। घर पे जो महिलाएं हैं हमारी, वो सबसे ज़्यादा ऐसे परेशान रहती है। तो डेफिनेटली महिलाओं को लेकर भी एक पहल की जाएगी कि उनकी बातें हम सुने, उनकी समस्याएं सुने और उनका निस्तारण करें। हम केदारनाथ यात्रा के दौरान घोड़ा खच्चरों के संचालकों में नाराजगी है, जिसको लेकर उन्होंने जाम किया है रोड को। जहां केदारनाथ यात्रा के मुख्य पड़ाव सोनप्रयाग में उत्तराखंड के विभिन्न जिलों के घोड़ा खच्चर के संचालकों का प्रदर्शन चल रहा है। घोड़ा खच्चर संचालकों ने सोनप्रयाग में केदारनाथ हाईवे को जाम कर दिया। दरअसल अन्य जनपदों के घोड़ा खच्चर संचालकों को केदारनाथ जाने की अनुमति नहीं दी जा रही है, जिसको लेकर घोड़ा खच्चर संचालकों में आक्रोश है, जिसके चलते संचालकों ने हाईवे पर जमकर प्रदर्शन किया है। देहरादून में मौसम विभाग ने पूर्वानुमान आने वाले दिनों के लिए जारी किया गया है, जिसमें कहा गया है कि आने वाले 2-3 दिन तक पूरे प्रदेश में मौसम साफ रहने वाला है। ऐसे में चटक धूप के चलते, पिछले दिनों हुई बर्फबारी के चलते पहाड़ी क्षेत्रों में एवलांच जैसी स्थिति बन सकती है, क्योंकि पिछले दिनों भी यह देखा गया था। आपको बता दें कि इन दिनों उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा भी चरम पर है। ऐसे में मौसम विभाग यात्रियों से हिदायत बरतने की अपील की है और कहा है जहां पर एवलांच जैसी स्थिति बन रही है वहां पर यात्रियों को जाने से परहेज करना चाहिए और सावधानी बरतनी चाहिए, ताकि अनावश्यक जानमाल का कोई नुकसान ना हो। 3000 के ऊपर के जो क्षेत्र थे और 2-3 दिन वो एक्टिविटी चली, अच्छी एक्टिविटी चली थी। तो यही है कि जैसे अब मौसम साफ़ हो रहा है और तापमान बढ़ रहे हैं, तो जो बर्फ़ गिरी हैं वो एकदम पिघलना और निकलना शुरू हो जाता है। तो आपने देखा पीछे भी जो है 3 तारीख को जो था, तो उसमें भी, या 4 को भी थोड़ा बहुत जो केदारनाथ जी के रास्ते उसमें भी जो स्नो थी पिघल के वो काफ़ी निकली है और रास्ते बंद हुए हैं। इसी तरह मीडिया में आज भी रिपोर्ट है कि जो है कल आपके पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में भी ऐसा कुछ एरिया में देखा गया है। तो जो स्नोफॉल अभी गिरी हैं, जो इस 3-4 दिन की जो एक्टिविटी थी पीछे 30 तारीख से लेकर 3 तारीख के बीच में, तो वो कहीं ना कहीं वो सस्टेन तो करेगा नहीं, वो स्नो जो है जल्दी पे। अल्मोड़ा से अब खबर, जहां अल्मोड़ा में लोग सतर्क हो गए हैं। अवैध रूप से खरीद फरोख्त की जमीनों को लेकर लोग मुखर हो रहे हैं। इसको लेकर भूमाफिया भगाओ पहाड़ उत्तराखंड बचाओ अभियान के तहत 13 मई को अल्मोड़ा में विभिन्न संगठनों ने प्रदर्शन
करने जा रहे हैं। इसमें उत्तराखंड परिवर्तन पार्टी सहित कई संगठन शामिल होंगे। केंद्रीय अध्यक्ष पीसी तिवारी के अनुसार अल्मोड़ा के साथ ही कई स्थानों में प्रदर्शन और शासन को ज्ञापन भेजे जाएंगे। तिवारी का कहना है कि राज्य बनने के बाद और खासकर कोरोना महामारी के बाद राज्य के प्राकृतिक संसाधनों, जमीनों पर माफियाओं के कब्जों में अभूतपूर्व तेजी आई है, जिससे हमारी आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक का अस्मिता खतरे में है, जिसका सामना करने के लिए उत्तराखंड समाज को चिंतन, मनन और एकजुटता की जरूरत है। उत्तराखंड के अंदर जमीनों की बड़ी पैमाने पर लूट हुई है, प्राकृतिक संसाधनों की बड़े पैमाने पर लूट हुई है कंपनियों के नाम पर, और तमाम जो लूटने वाले लोग हैं और जिनको अनुमतियां दी गई हैं, वो अनुमतियां उन प्रभावशाली लोगों को देने में प्रशासन का, कई जिलाधिकारियों का, कई सरकार का पूरा योगदान है। 13 तारीख को अल्मोड़ा में गांधी पार्क में 11 बजे से एक भूमाफिया भगाओ, पहाड़ बचाओ, भूमाफिया भगाओ, उत्तराखंड बचाओ अभियान शुरू किया जा रहा है। हमें उम्मीद है कि तमाम संगठनों के प्रतिनिधि उसमें यहाँ आए। विकासनगर से अब खबर, जहां वन विभाग ने बड़ा एक्शन लिया है। आतंक फैलाने वाले तेंदुए को पिंजरे में कैद किया है। जहां पिछले दिनों शंकरपुर महमूदनगर से एक घर के आंगन में खेलते हुए 4 साल के मासूम को खूंखार तेंदुआ उठा ले गया था। बता दें कि कुछ दिनों बाद उस मासूम का शव आम के बगीचे से बरामद हुआ था। इस हादसे के बाद से ग्रामीण क्षेत्रों में दहशत का माहौल बना हुआ था, जिसके बाद से पिछले कई दिनों से चौड़पुर रेंज के वन क्षेत्रीय अधिकारी मुकेश कुमार रात दिन खूंखार गुलदार को पकड़ने का प्रयास कर रहे थे। फिलहाल कई दिनों की कड़ी मशक्कत के बाद वन विभाग के हाथ कामयाबी लगी है। बेरोजगार संघ के प्रदेश अध्यक्ष की तरफ से बड़े और संगीन आरोप लगाए गए हैं भर्तियों को लेकर। जहां बेरोजगार संघ ने 7 साल पहले भरसार औद्योगिकी विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर की नियुक्तियों में घपले का आरोप लगाया है। बेरोजगार संघ के प्रदेश अध्यक्ष बॉबी पवार ने कहा है कि सभी भर्तियां संदेह के घेरे में हैं। उन्होंने कहा है कि नियमावली परिवर्तन के कई प्रयास किए ताकि लिखित परीक्षा के माध्यम से चयन प्रक्रिया संपादित हो। साथ ही उन्होंने कहा है कि जब तक असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती नहीं बदलती तब तक यूसेट परीक्षाओं का कोई औचित्य नहीं है। 2 साल पहले यहाँ के सरकार ने, यहाँ के जो हमारा कार्मिक विभाग है या हमारा लोक सेवा आयोग है, उन्होंने मिलकर यहाँ पर जो एपीआई स्कोर जो लागू किया है, उससे प्रदेश भर के लाखों नौजवानों को यहाँ पर बिल्कुल उससे नुकसान होगा। और प्रदेश के युवाओं की ये मांग है कि जो ये गलत तरीके से नियुक्तियाँ हुई है और जो गलत तरीके से नियुक्तियाँ जिन्होंने की थी, आज वो जो नियुक्तियाँ भविष्य में होनी है, उनके ये पैनल में ये सभी लोग हैं जो गलत तरीके से नियुक्त हुए थे, उन सबकी जांच हो। और वर्तमान में जो एपीआई स्कोर द्वारा आप महाविद्यालयों में जो असिस्टेंट प्रोफेसरों की नियुक्तियां करना चाह रहे हो, उस पर रोक लगें और एक लिखित आधार पर और साक्षात्कार के आधार पर वहां पर। देहरादून में 4 धाम यात्रा चल रही है और इस दौरान अब तक 6 लाख से ज्यादा श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं, जबकि यात्रा मार्ग पर कई मौतें भी हो चुकी हैं। वहीं स्वास्थ्य महानिदेशक डॉक्टर विनीता शाह ने बताया है कि अब तक 55 साल से अधिक आयु वाले 45,000 लोगों की स्क्रीनिंग की जा चुकी है, जबकि 55 साल से कम आयु के 35,000 लोगों की स्क्रीनिंग की गई है। लगातार एडवाइजरी जारी की जा रही है, जिससे अस्वस्थ लोग उपचार के बाद ही यात्रा के लिए आए। पर्याप्त मात्रा में डॉक्टर और पैरामेडिकल तैनात किए हैं 4 धाम रूट में। हमारी कोशिश है कि 55 साल से ऊपर वाले सभी लोग अपनी स्क्रीनिंग करा लें और हम 55 साल से नीचे वालों की भी स्क्रीनिंग कर रहे हैं। लगभग अब तक हमारे पास 45,000 55 साल से ऊपर और करीब 35,000 हमारे 55 साल से नीचे लोगों की स्क्रीनिंग हो गई है। और कुछ यात्रियों को हम एडवाइस कर रहे हैं जिनमें ज़्यादा परेशानी है कि वो यात्रा कंटिन्यू ना करें या एक्लेमेटाइज होके जा रहे हैं। हमारा पूरा प्रयास है कि सफल और सकुशल यात्रा करके।
दिल्ली का बॉस कौन? सुप्रीम कोर्ट ने कल ऐतिहासिक फैसला सुनाया जिसके माध्यम से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का कद और ज्यादा बढ़ गया, लेकिन इसी के साथ उनकी चुनौतियां भी बढ़ गई हैं। कैसे, देखिए इस रिपोर्ट में। दिल्ली का असली बॉस कौन? दिल्ली की सियासत पर सुप्रीम फैसला और पावरफुल हुए केजरीवाल। सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले ने दिल्ली और केंद्र सरकार के बीच जारी चूहे बिल्ली के खेल पर लगभग विराम सा लगा दिया है। अधिकारियों की स्पष्ट व्याख्या के साथ सुप्रीम कोर्ट ने चुनी हुई सरकार को खुलकर काम करने के लिए एक प्लेटफॉर्म मुहैया करा दिया है। ब्रेकिंग फैसला है और दिल्ली की चुनी हुई सरकार ने जो भी बिंदु रेस किए थे संवैधानिक बेंच के सामने, वो सारे के सारे पूरी तरह से मेरे हिसाब से जितना मैंने जजमेंट जो रीड आउट हुआ है, सारे के सारे बिंदुओं पे वो सुप्रीम कोर्ट ने हमसे सहमति बरती है। एक तो ये जनरल प्रिंसिपल पे इन्होंने इस जजमेंट में बहुत सारी चीजें कही गई हैं। एक ये कहा गया है कि 2 लेवल ऑफ गवर्नेंस होते हैं, सेंट्रल लेवल सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है, स्टेट लेवल स्टेट गवर्नमेंट का होता है, और इसलिए इनको मिक्सअप करने की जरूरत नहीं है। तो आप सही कह रहे हैं कि जहां तक जो और भी चीजें जहां टकराव है उस पे भी इसकी रोशनी जाएगी। जो भी मांगा था कोर्ट से, जो भी मांगा था, सारे बिंदुओं पे कोर्ट ने हमसे पूरी तरह से सहमति बरती है। नजरिया एक्चुअली हमेशा से सेम था, इसको गलत नजरिए से केंद्र सरकार देख रही है। आइए समझते हैं आखिर सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में क्या अहम बातें कही हैं। दिल्ली दूसरे केंद्र शासित प्रदेशों से अलग है क्योंकि यहाँ चुनी हुई सरकार है, इसलिए चुनी हुई सरकार के हाथ में प्रशासनिक व्यवस्था होनी चाहिए। उपराज्यपाल दिल्ली सरकार की सलाह पर काम करेंगे। आदर्श स्थिति यही होगी कि दिल्ली सरकार को अधिकारियों पर नियंत्रण का अधिकार मिले। कानून व्यवस्था और जमीन जो दिल्ली सरकार के दायरे में नहीं आते हैं, उसके अलावा बाकी अधिकारों पर अधिकार दिल्ली सरकार को मिलना चाहिए। राज्य सरकार का अपने अधीन अधिकारियों पर नियंत्रण नहीं होगा तो ठीक से काम नहीं करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा, लोकतंत्र और संघीय ढांचे के सम्मान के लिए जरूरी है। कोर्ट ने 2019 के फैसले को भी पलट दिया, जिसमें केंद्र को अधिकारियों के ट्रांसफर और पोस्टिंग का अधिकार दिया गया था। आज सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर आया है, ये कई मायनों में बहुत ही ऐतिहासिक ऑर्डर है। दिल्ली के लोगों की बहुत बड़ी जीत है। दिल्ली के लोगों के साथ जो अभी तक अन्याय होता आया, उनके साथ माननीय सुप्रीम कोर्ट ने न्याय किया है। दरअसल केंद्र सरकार ने कोर्ट में दलील दी थी कि संविधान में कभी ऐसा विचार नहीं किया गया कि केंद्र शासित प्रदेश के लिए अलग कैडर हो। ये सिर्फ यूनियन ऑफ इंडिया का एक्सटेंशन है। यहाँ जो भी काम करते हैं वो केंद्र के अधीन है। 2007 से अब तक सिर्फ 4 ऐसे मौके आए हैं जब चुनी हुई सरकार और एलजी के बीच मतभेद हुआ है। हालांकि केंद्र की इस दलील से उलट सुप्रीम कोर्ट ने माना कि दिल्ली राज्य अन्य केंद्र शासित प्रदेशों की तरह नहीं है। आपको बता दें, ये मामला चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली 5 जजों की बेंच को रेफर किया गया था। 6 मई 2022 को ये मामला संविधान पीठ को रेफर किया गया। सुप्रीम कोर्ट के तत्कालीन चीफ जस्टिस एनवी रमण की अगुवाई वाली बेंच ने कहा था कि जस्टिस चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली संविधान पीठ मामले की सुनवाई करेगी कि दिल्ली और केंद्र के बीच सर्विसेज का कंट्रोल किसके हाथों में हो। दरअसल सुप्रीम कोर्ट के 2 जजों की बेंच ने 14 फरवरी 2019 में जो फैसला दिया था, उसमें दिल्ली में प्रशासनिक नियंत्रण किसके हाथ में हो, इसको लेकर दोनों जजों का मत अलग अलग था। लिहाजा इस मामले में फैसले के लिए 3 जजों की बेंच गठित करने के लिए मामले को चीफ जस्टिस को रेफर कर दिया गया था। इसी बीच केंद्र ने दलील दी थी कि मामले को और बड़ी बेंच को भेजा जाए। दिल्ली में एलजी को ज्यादा अधिकार दिए जाने की केंद्र सरकार के 2021 के कानून को भी दिल्ली सरकार ने चुनौती दी थी, जो मामला सुप्रीम कोर्ट के सामने पेंडिंग है। कुल मिलाकर दिल्ली सरकार की बड़ी जीत है, क्योंकि मुख्यमंत्री केजरीवाल और केंद्र के बीच अधिकारों को लेकर खींचतान लंबे वक्त से चली आ रही थी। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद केजरीवाल के अधिकार तो बढ़ गए हैं, मगर साथ ही चुनौतियां भी कम नहीं हैं, क्योंकि अब दिल्ली सरकार के प्रशासनिक फैसलों के लिए सरकार खुद ही जिम्मेदार होगी। अधिकारों की स्पष्ट व्याख्या के बाद दिल्ली सरकार के लिए बहानेबाजी की गुंजाइश बिल्कुल खत्म हो गई है। न्यूज़ वन इंडिया के लिए दिल्ली से पीयूष तिवारी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।